नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। चुनाव खत्म हो चुके हैं और अब 23 मई का सबको इंतजार है, जिस दिन ईवीएम से नतीजे बाहर आएंगे। लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल ने सियासी दलों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। आपके अपने चैनल इंडिया न्यूज ने पहली बार 3 एग्जिट पोल्स किए हैं। पहला पोल इंडिया न्यूज पोल स्ट्रेट का है, दूसरा पोल सी वोटर का है और तीसरा पोल न्यूज़ नेता ऐप का है। हम आपको तीनों के नतीजे दिखाएंगे एग्जिट पोल्स के, लेकिन शुरुआत करेंगे सबसे पहले इंडिया न्यूज पोल स्ट्रेट के एग्जिट पोल से। तो आपको बता दें, लोकसभा 2019 में 542 सीटों का हम आपको ब्रेकअप दे रहे हैं, जिसमें एनडीए में 298, यूपीए को 118 और अदर्स को 126। जी हां, ये इंडिया न्यूज पोल स्ट्रेट का एग्जिट पोल है जो हम आपको नतीजे बता रहे हैं। और लो बैंड में आप देख सकते हैं स्टेट वाइज हम आपको ब्रेकअप दे रहे हैं कि किस पार्टी को कितना मिला। उस डिटेलिंग में हम बाद में जाएंगे, लेकिन मोटा मोटी 543 में से 542 सीटों के नतीजे हम बता रहे हैं। 542 में ही चुनाव हुआ है। ऐसे में एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को बहुमत हासिल हो रहा है। अब हम आपको दिखा रहे हैं नेता ऐप और न्यूज़ का सर्वे। एग्जिट पोल के नतीजे आपको बता रहे हैं। 242 एनडीए को, ये थोड़ा सा बहुमत से कम है आंकड़ा। यूपीए को 164 और अदर्स को 136, यानी कि नेता ऐप न्यूज़ का सबसे ज्यादा आप मान सकते हैं कि कम सीटें देने वाला एनडीए को ये पोल है। ये भी नेता ऐप और न्यूज़ का पोल है। ये हमारा दूसरा पोल है। हम एकमात्र नेटवर्क है, आईटीवी नेटवर्क है, जिन्होंने 3 पोल्स करवाए हैं, 3 एग्जिट पोल्स कराए हैं। अब तीसरा आपको बताते हैं सी वोटर। सी वोटर एक क्लियर एज दे रहा है एनडीए को, 287 सीटें, यूपीए को 128 सीटें और अदर्स को 127 सीटें। तो हमने 3 आपको पोल्स दिखाए हैं अभी तक। पोल स्ट्रेट इंडिया न्यूज का पोल जो कि एनडीए को पूर्ण बहुमत दे रहा है। सी वोटर 287 सीटों के साथ ये भी एनडीए को बहुमत दे रहा है और यूपीए कहीं टक्कर में भी नहीं आ रही है इन 2 पोल्स में। जबकि नेता ऐप न्यूज़ जो हमारा तीसरा पोल है, ये थोड़ी सी कम सीटें दे रहा है, बहुमत के आंकड़े से कम। एनडीए को 242 सीटें दे रहा है। और अगर पोल ऑफ पोल्स की ही बात करें तो अगर इन तीनों पोल्स का भी हम पोल्स ऑफ पोल्स निकालें तो 276 सीटों के साथ एनडीए सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। 272 मैजिक फिगर है 542 में। ऐसे में सरकार क्लियरली एनडीए की बनती हुई नजर आ रही है। यूपीए को 137 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, जबकि अदर्स के खाते में 129 सीटें जा रही हैं। अगर यूपीए और पर्टिकुलरली कांग्रेस की बात करें, जिसकी सिर्फ 44 सीटें रह गई थी 2014 में, तो आंकड़ा तो बढ़ा रही है, लेकिन कहीं पर भी एनडीए और बीजेपी की टक्कर में कांग्रेस और यूपीए आती हुई नजर नहीं आ रही है। लगभग डबल का फर्क है। यानी जो अंदाजा लगाया जा रहा था तमाम पोलस्टर्स द्वारा, पॉलिटिकल पंडित्स द्वारा, अगर बेसिकली स्विंग फैक्टर भी देखा जाए तो कितना स्विंग हो जो यूपीए को इन कंटेंशन भी ला सके, बराबरी में लाके एनडीए के खड़ा कर सके। कोई ऐसे फैक्टर्स हो चुनाव के दौरान, कोई ऐसी नेगेटिव वोटिंग हो मोदी सरकार के खिलाफ जो यूपीए को टक्कर में ला सकती है, वैसा कुछ होता हुआ 2019 में नजर नहीं आ रहा है। हमारे साथ एक बड़ा पैनल भी जुड़ेगा चर्चा के लिए, लेकिन शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और पीएल पुनिया कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उन दोनों की प्रतिक्रियाएं आई। सुनवाते हैं आपको कि क्या कुछ कहा है उन्होंने। भारतीय जनता पार्टी अकेली 300 सीट जीतेगी, निश्चित तौर पर जीतेगी। और एनडीए के साथ हम 350 के पार जाएंगे। मोदी लहर पूरे देश में है और पूरे देश में भारी बहुमत से फिर एनडीए भारतीय जनता पार्टी लौट रही है। पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा है। मध्य प्रदेश में भी वोट हमको ज्यादा मिली थी, सीटों के गणित में थोड़े पीछे रह गए थे, लेकिन मध्य प्रदेश में मेरी सरकार जाने के बाद एक तो मोदी मैजिक है, मोदी जी की लहर है। दूसरे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने के बाद, मेरे मुख्यमंत्री नहीं रहने के बाद सरकार का फर्क भी लोगों को पता चला। कर्ज माफी जैसे वादे लुभावने किए गए, बेरोजगारी भत्ता 4000 रुपये महीने देने की बात की गई, एक भी वादा पूरा नहीं किया, वचन नहीं निभाया। 4 महीने में मध्य प्रदेश का बंटा धार कर दिया। केवल पैसा वसूली का काम चला। किसानों की सारी सुविधाएं छीन ली गई जो मैं देता था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार देती थी। यहां तक कि संबल जैसी योजना भी हमारी बंद कर दी गई, उसके लाभ देने बंद कर दिए। तो मोदी जी के साथ पूरा मध्य प्रदेश खड़ा था,
लेकिन गुस्से में भी कांग्रेस के खिलाफ हम जहां जाते थे, एक ही बात होती थी कि मामा गलती हो गई, अब लोकसभा के चुनाव में हम बदला ले लेंगे, निकाल देंगे। ये केवल अंदाज है, अटकलें हैं, बड़ी मेहनत की गई है, बहुत सीटों के ऊपर बहुत शानदार तरीके से लड़ा गया, बहुत अच्छी तरह से लड़ा गया और सफलता अवश्य मिलेगी। एग्जिट पोल है, लेकिन ये रिजल्ट नहीं है, नतीजे नहीं है। नतीजे 23 तारीख को आएंगे, तब पता लगेगा कि कांग्रेस ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया। मुझे लगता है कि एनडीए को मेजोरिटी मिलेगी और यूपीए का सरकार बनाने का जो कुछ मतलब उनका प्रयत्न है वो खत्म हो जाएगा और एनडीए को क्लियर मेजोरिटी मिलेगी। नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी की सीटें बढ़ेगी, वेस्ट बंगाल में बढ़ेगी, उड़ीसा में बढ़ेगी, साउथ इंडिया में कुछ सीटें बढ़ेगी, महाराष्ट्र में और यूपी में सीटें कुछ कम हो सकती है। तो इसी तरह पूरा मिलाकर मुझे लगता है कि एनडीए को 300 के ऊपर सीटें मिलेगी और मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। मुझे लगता है भाई थर्ड फ्रंट की सरकार बनेगी नहीं, क्योंकि थर्ड फ्रंट के लिए मतलब इतनी सीटें तो नहीं रहेगी और थर्ड फ्रंट की सीटें तो नहीं इतनी बढ़ेगी और कांग्रेस पार्टी बाहर से तो समर्थन देकर उनका प्रधानमंत्री बनेगा। ऐसी स्थिति तो नहीं है, ये झगड़ा उसमें चालू हो जाएगा और ऐसा कुछ होगा नहीं। तो इन एग्जिट पोल्स के नतीजों को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है, इनको इंट्रोड्यूस करा देते हैं। रोहित चहल बीजेपी का पक्ष रखेंगे, बहुत खुश नजर आएंगे आज। साथ ही साथ अजय उपाध्याय कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद रहेंगे। डॉक्टर अनिल गोयल पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुंजा कपूर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो स्टूडियो में जुड़ रही हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी मनीष अवस्थी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ मेरे सहयोगी पुलकित नागर इस वक्त फील्ड से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले पुलकित, आप ही से इनपुट ले लेते हैं। बहुत लंबा सन्नाटा है कांग्रेस खेमे में। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा। 2014 के बाद अब 2019 में कांग्रेस की सियासी जमीन मजबूत होती तो दिख रही है, लेकिन वो दावे जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी रोड शो और अपनी रैलियों में कर रहे थे, वो कहीं पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे, जितने भी एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं। लेकिन सियासी जमीन जरूर मजबूत हो रही है और यही वजह है कि कांग्रेस के नेता, तमाम नेता एग्जिट पोल को अभी मानने के लिए तैयार नहीं है। जी, प्लॉजिबल डिनायबिलिटी, मतलब डिनायबिलिटी के मोड में नजर आ रही है कांग्रेस, इस पर रिएक्शन लेंगे। लेकिन रोहित चहल हमारे साथ इस दौरान मैं इंट्रोड्यूस एक बार फिर से करा दूं, सुब्रतो दास टीएमसी के तरफ से उनका पक्ष रखने के लिए भी जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले रोहित चहल, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अब की बार 300 पार तो नहीं, लेकिन आएंगे तो मोदी जी ही, ये तो तमाम पोल्स, एग्जिट पोल्स ने साफ कर दिया, क्लियर एज है। तो मिठाइयां मंगवा ली गई हैं आपके दफ्तर में या अभी ऑर्डर ही प्लेस किए गए हैं? जी, मैं फिर कह रहा हूं, अब की बार 300 पार। आप देखिएगा, आप जितने भी देखिए, आपका सर्वे हो सकता है कुछ सीटें कम दिखा रहा है 300 से, लेकिन बाकी जितने भी सर्वे तो बता रहे हैं कि सरकार मोदी जी की बन रही है, मोदी जी वापस आ रहे हैं पुनः प्रधानमंत्री। और मैं फिर कह रहा हूं 300 पार होगा। भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे 300 सीटें लेकर आने वाली है, क्योंकि जनता का साथ और समर्थन, जो काम किया था, जो विकास किया था, उसी के बाद आज ये आशीर्वाद जनता का पुनः मोदी जी को मिला है। और सबसे बड़ी बात है, जो पॉजिटिव हम लोगों ने कैंपेन किया था, वही एक कारण था। 2 फैक्टर्स मुझे बता दीजिए, हम सबके ओपनिंग कमेंट्स लेते हैं। 2 फैक्टर्स मुझे बताइए जिसकी वजह से मोदी सरकार आई है। 2 फैक्टर्स, 20 सेकंड। देखिए, सबसे बड़ा है, आज देश की जनता जो है, ना जातिवाद पे, ना परिवारवाद पे, ना नक्सलवाद पे, ना आतंकवाद पे, आज देश की जनता ने वोट किया राष्ट्रवाद पे, विकास पे, मोदी जी के काम पर। यह सबसे बड़ा फैक्टर है। और कांग्रेस पार्टी का जो एक नेगेटिव कैंपेन रहा, एक साफ छवि वाले प्रधानमंत्री जो है, देश को नेतृत्व देने वाले प्रधानमंत्री को जिस तरीके से उन्होंने आप शब्दों का प्रयोग किया, दूसरा जिस तरीके से सेना के शौर्य पराक्रम पे सवाल उठाया। अब सेना पे मत जाइए, सेना पे मत जाइए। और मैं अपने आप को करेक्ट कर दूं, मैंने आए शब्द का इस्तेमाल कर दिया। अभी ये एग्जिट पोल्स है, फाइनल नतीजे 23 मई को आने हैं। आप तो कह रहे थे अजय उपाध्याय 23 मई बीजेपी गई, बीजेपी तो कहीं नहीं गई, बल्कि आप नहीं आ रहे हैं। अंचल जी, 23 मई का आप भी इंतजार कीजिए, और एग्जिट पोल के जितने नतीजे हैं, ये भी, इसके भी सही जो आकलन है, ये हम 23 मई को निश्चित तौर पे जब अंतिम परिणाम आएगा तो हम देखेंगे। हमें पूरा सम्मान के साथ जो ये एग्जिट पोल दिख रहा है, इसके प्रति हमारा पूरा सम्मान है। लेकिन मेरे पक्ष में हो या मेरे विपक्ष में, हम इससे असहमति व्यक्त करते हैं, और असहमति के कारण है 2009, 2014 और 2015 बिहार विधानसभा, 2 लोकसभा और विधानसभा के चुनावों के एग्जिट पोल के भी नतीजे हम देखेंगे। 2009 में यूपीए को 200 से कोई भी जो एग्जिट पोल था वो नहीं बढ़त दिखा रहा था, 262 आई और सरकार बनी। 2014 में एनडीए को कोई भी एग्जिट पोल 300 के करीब नहीं दिखाया, एक एक्सेप्ट चाणक्य के अलावा सबने कहा
कि सरकार किसी भी स्थिति में बनने की नहीं है। 245, आप ये 250 कहने की कोशिश और कर रहे हैं अजय 336 उपाध्याय एनडीए की को। एग्जिट पोल्स जो हैं वो जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट होती है उसी के पक्ष में जाते हैं। नहीं, ये मैं नहीं कह रहा, ये नहीं कह रहा। सैंपल साइज कम होता है, कुछ लोगों के मत से ये इसको विश्लेषण दिया जाता है। इन विश्लेषण पर भी मैं प्रश्न चिन्ह नहीं लगाऊंगा, उनके अपने आधार हैं। लेकिन कितने लोगों का, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी, इतनी बड़े मतदान होते हैं, उसमें बहुत कम लोगों के मतों का उन्होंने आप बोला विश्लेषण कि करते हैं। जो जनता है वो राष्ट्रवाद के मुद्दे पर वोट दे रही है, मोदी जी पर वोट दे रही है, मोदी जी के कार्यकाल उनके ऊपर ये रेफरेंडम की तरह है। आप मुझे बता दीजिए दो फैक्टर्स जो आपका वोटर, जो साइलेंट वोटर माना जाता है, अगर वो जाके वोट देगा तो किस चीज पर वोट देखिए, हमने 5 सकारात्मक मुद्दों को उठाया है। दो मुद्दे बता दीजिए मैं प्लीज। दो, एक किसानों की हालत बदतर थी, उसको कैसे सुधारें, इसके लिए कांग्रेस ने प्रयास किया। न्याय योजना के द्वारा गरीब मजदूर किसान जो एकदम जिसकी अर्थव्यवस्था बदहाली नोटबंदी और जीएसटी के बाद है, उनको कैसे हम आगे मेन स्ट्रीम भारत के मुख्य धारा में लाएं, उसके लिए हमने प्रयास किया। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जो युवाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, हमने सदैव सकारात्मक कैंपेन की है। और इस उदार लोकतांत्रिक व्यवस्था की संरचना, जिस तरह से जो संकल्पना इतिहास के पुरुषों ने की, जो स्वतंत्रता सेनानियों ने की, उसको कैसे सुरक्षित रखें, यही हमारा कैंपेन है, यही हमारा प्रयास रहेगा। हम पक्ष में हो, हम विपक्ष में हो, देश की जनता मालिक है, उसके जो भी परिणाम वो देगी। अजय उपाध्याय जी, एक बहुत अनसॉलिसिटेड एडवाइस टाइप दे दूं, पक्ष में हो विपक्ष में हो की सवाल नहीं है। अगर इसका पूरा कैथारिसिस हो, एनालिसिस हो, जो कि 23 मई के बाद होगा, अगर उस लिहाज से देखा जाए, आप विपक्ष में भी नहीं है, आप विपक्ष है ही नहीं। इसीलिए शायद जो इंडिकेशन है वो एग्जिट पोल से ऐसे मिल रहे हैं। देखिए, मेरी सुन लेंगे 10 सेकेंड? हाँ, 10 सेकेंड। मैं विपक्ष में सच कह रही है कि मैं, हम लोग विपक्ष में नहीं, हम लोग पक्ष में है, सरकार में है। अच्छा, ठीक है, सरकार हमारी आ रही है। ठीक है। सुब्रत दास आपके पास लौटेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के लिए मुझे मजबूरन लौटना पड़ रहा है। उसके बाद एलबी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल गोयल जी, 2 एक्स फैक्टर्स आपको जो लगते हैं, जो तमाम पोल्स इंडिकेट कर रहे हैं कि मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, एनडीए एक बार फिर से 2019 में लौटने वाली है, हालांकि 2014 जैसा प्रचंड बहुमत नहीं होने वाला इस बार। मुझे पहले तो इस बात से इत्तेफाक नहीं है कि मोदी जी को प्रचंड बहुमत नहीं मिल रहा है। मोदी जी को प्रचंड बहुमत मिल रहा है। और दूसरा चीज वोट है, नेशनल प्राइड के लिए वोट है, स्ट्रांग गवर्नमेंट के लिए वोट है, स्टेबल गवर्नमेंट के लिए वोट है, और उनके डेवलपमेंट, लास्ट माइल डिलीवरी जो उन्होंने किया है, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, बिजली हो या रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन हो, उज्ज्वला योजना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए वोट है। ठीक है, अगर सही समझे हैं, बाकी पैनलिस्ट से भी राय लेंगे। मुझे लगता है थोड़ी सी ऑडियो में दिक्कत आ रही है अनिल गोयल जी के, उसको प्लीज पीसीआर दुरुस्त कराइएगा। लेकिन कुल मिलाकर मजबूत सरकार, मोदी सरकार जो नारा दिया गया था, और दूसरी तरफ मजबूर सरकार का, वो कहीं ना कहीं जो आज का न्यू इंडिया है, इस देश की जनता है, दे वांट क्लैरिटी। उनको साफ हकीकत चाहिए कि आखिरकार अगर वो वोट कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं। क्या अब हम एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसको 2014 में करने की कोशिश की गई थी, उसी तरह के नैरेटिव पे, उसी तरह से वोटिंग पैकेज लगातार जारी है। लेकिन इस दौरान एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट। राजभर को बर्खास्त करने की सिफारिश योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल से की है। उन्होंने, योगी आदित्यनाथ ने पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांग जन कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर को मंत्रिमंडल से तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करने की सिफारिश कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल राम नाईक से, आपको बता, निगमों और परिषदों में अध्यक्ष या सदस्य की भूमिकाओं में थे, उनको भी तत्काल प्रभाव से हटाया गया है। ये बड़ी डेवलपमेंट आ रही है, और राजभर को तो खामियाजा भुगतना ही था। अपने कैंडिडेट्स को उतार दिया था, कांग्रेस के साथ अलायंस कर लिया था, और इसका खामियाजा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर को भुगतना पड़ रहा है। चर्चा पर लौटते हैं। एग्जिट पोल्स को लेकर हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश कुमार सिंह भी इस वक्त सीधे बिहार से जुड़ गए हैं। बिहार में खास तौर से राकेश आप खड़े हुए हैं, और बिहार में तो देखा जाए तो तमाम जो एग्जिट पोल्स हैं वो क्लीन स्वीप देते हुए बीजेपी जेडीयू को नजर आ रहे हैं। वहां पर भी अर्थमेटिक और केमिस्ट्री दोनों ही नजर आ रही है।
देखिए, साफ तौर पर जिस तरह से जो एग्जिट पोल के जो नतीजे सामने आए हैं वो बिहार में चौंकाने वाले हैं। जिस तरह से हम लोग भी कई संसदीय क्षेत्रों का दौरा किया था और वहां पर जो पल्स हमने लोगों को देखा था, कहीं न कहीं लोगों का ये जरूर कहना था कि यहाँ पर राष्ट्रवाद एक अहम मुद्दा है, मजबूत सरकार चाहिए, मजबूर नहीं सरकार चाहिए। तो भले ही कुछ दिन पहले राजद नेता तेजस्वी यादव से बातचीत हुई थी, तेजस्वी ने कहा था कि सारे अर्थमेटिक यहाँ पर फेल होंगे और महागठबंधन अच्छा प्रदर्शन करेगी, लेकिन जिस तरह से एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए हैं उससे साफ है कि महागठबंधन पूरी तरह से असफल साबित हो रहा है। अभी देखना काफी महत्वपूर्ण होगा जब आरजेडी के कुछ नेताओं से या कांग्रेस के जो बिहार से जुड़े हुए नेता हैं उनसे देर शाम मैंने बातचीत की कि एग्जिट पोल के नतीजे इस तरह से बता रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आपको 23 तारीख तक इंतजार करना चाहिए। और उसी तरह से आपने देखा कि केंद्र में चाहे कांग्रेस के नेता हो या अन्य विपक्षी दल, उन्होंने सिरे से खारिज किया है एग्जिट पोल को। टीएमसी नेता ममता बनर्जी का बयान आपने देखा है। तो साफ तौर पर एग्जिट पोल के नतीजे एक बार साफ दिखाते हैं कि मोदी सरकार दोबारा केंद्र में सरकार बनाने जा रही है। के चुनावों में महागठबंधन ने लालू जैसे स्टार कैंपेनर उसको मिस किया और साथ ही साथ अब भतीजे के पॉलिटिकल सर्वाइवल का, पॉलिटिकल फ्यूचर का क्या होगा ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं। उससे पहले हमारे साथ सुब्रतो दास जो कि पॉलिटिकल टीएमसी का पक्ष रखने के लिए उनके समर्थक जुड़ रहे हैं, उनसे पहले रिएक्शन ले लेती हूँ। सर आप ये बताइए, आप तो ममता दीदी तो कह रही थी कि मैं तो प्रधानमंत्री नहीं मानती हूँ मोदी जी को, देश की जनता बता रही है, एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी जी को फिर से बना रहे हैं, क्या करेंगी दीदी अब? देश की जनता नहीं कह रहे, एग्जिट पोल्स कह रहे। एग्जिट पोल्स हवा में या वैक्यूम में नहीं होते ना सुब्रतो दास? मैं एक विज्ञान के छात्र हूं और विज्ञान में हमेशा ये कहा जाता है कि हर चीज होने का पीछे कारण होता है, बिना कारण के कुछ नहीं होता है। अगर आप इंडिया की डेमोक्रेटिक हिस्ट्री देख लीजिए तो इनकम्बेंट गवर्नमेंट को सेकेंड टर्म मिला है, वो भी एक बहुत बड़े मार्जिन में। ऐसे एग्जाम्पल आपको बहुत ही कम मिलेगा, बहुत ही कम, 70-60 साल के टाइम में हो सकता होगा। इंदिरा गांधी को मिला था ना कि बहुत अच्छे बहुमत से मिला था, ये इंदिरा गांधी पार्ट 2 कह रहे हैं लोग। वापस आए बीजेपी। 2014 में कांग्रेस की विपक्ष में, कांग्रेस के विरुद्ध एक वेव था। भारत चाहता था कांग्रेस का चेंज, कांग्रेस की जगह कोई और आए, उसलिए बीजेपी ने जीता। मगर 2019 में सिचुएशन एकदम अलग है, जहां पे बहुत सारे प्रश्न चिन्ह बीजेपी या नरेंद्र मोदी के ऊपर है, करप्शन के चार्जेस उसके ऊपर है। हमने देखा है 5 साल में उसने कितना बार कोई इनिशिएटिव लेके उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाया, गलत एग्जीक्यूशन हुआ है। क्या कारण हो सकता है कि 2014 से भी ज्यादा 2019 में उसको सीट मिले? बीजेपी का अगर लास्ट 2 महीने का आप पोल कैंपेन देख लीजिएगा। देखिए सुब्रतो दास अलग अलग राय हो सकती है कि क्या कारण रहा या नहीं रहा। आप कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी के बारे में 50 चीजें कह लीजिए, तर्क दे दीजिए, सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि आज की तारीख में जो एग्जिट पोल्स हैं वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं, और सारे के सारे एग्जिट पोल्स एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। तो बड़ा सवाल ये बनता है कि राफेल का मुद्दा, नोटबंदी, जीएसटी, चौकीदार का नारा, ये सब क्या फेल हो गया? और अगर जनता के जहन में वोट करते हुए कुछ बातें हैं तो वो क्या होती है? गुंजा से शुरू करते हैं। गुंजा कपूर, 2 रिएक्शंस, आपको क्या ऑब्जर्वेशन रखती है इन तमाम एग्जिट पोल्स को जो सारे एक ही दिशा में जा रहे हैं उनको देखते हुए? देखिए, पहली चीज तो ये कि सभी एग्जिट पोल एक साथ गलत नहीं हो सकते, तो इनके ऊपर बार बार प्रश्न चिन्ह उठाना ठीक नहीं होगा। तो 2 मुख्य कारण मेरे हिसाब से, पहला कारण ये कि प्रधानमंत्री की छवि आज भी वैसी ही है, उतनी ही स्वच्छ है, उतनी ही विश्वसनीय है जो पहले। डिस्पाइट राफेल चौकीदार चोर है, आप ईवीएम ले आइए, आप नोटबंदी ले आइए, किसी भी प्रकार का प्रहार उनके ऊपर उनकी छवि को छू नहीं पाया। दूसरी बात कि जहां तक कि विपक्ष की बात है, विपक्ष ने आज तक जनता को पिछले 5 साल में कोई विकल्प नहीं दिया, और विकल्प सिर्फ एक नेता के तौर पे नहीं दिया। प्रो इनकम्बेंसी नहीं जितना टीना फैक्टर है, देयर इज नो अल्टरनेटिव फैक्टर। आपको ये लग रहा है? नहीं, पहला चीज प्रधानमंत्री की छवि है, और दूसरी चीज
ये है कि आज आप ना सिर्फ एक नेता के रूप में विकल्प नहीं दे पाए, आप मुद्दों के रूप में भी विकल्प नहीं दे पाए, आप समाधान नहीं दे पाए। न्याय आप लेके आए, न्याय आप लेकिन मार्च में लेके आए और उसके बाद उसे समझाना इतना कठिन है। अरे जो प्रियंका को इतनी लेट ला रहे हैं वो न्याय को और लेट लेके आए, इसमें क्या दिक्कत है? प्रमोद कुमार सिंह, दो फैक्टर्स। देखिए, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रधानमंत्री बनने के जो हमारे हिसाब से जो फैक्टर हैं, एक तो उनके ऊपर कोई आरोप स्टिक नहीं हो पाए, कोई जनता ने उनको नकार दिया, और दूसरा जो हम कह रहे थे कि ये परिवारवाद, जातिवाद और साम्यवाद के खात्मे का भी चुनाव होगा। अब इसके बाद राजनीति का स्वरूप बदलने वाला है और देश की जनता अब ये न्यू इंडिया का वोट 2019 देश होने की वाला जनता है। जो उनकी भलाई करेगा, जो उनके स्कीम लाएगा, उसको वोट देगी। रोकना चाहूंगी प्रमोद जी, राजभर को बर्खास्त करने की सिफारिश हो गई है। योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल से ये सिफारिश कर दी है, इस पर रिएक्शन आ रहा है राजभर का, क्या कह रहे हैं सुनिए। तो आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हो तो सबको साथ दो। राजभर को भी मिले, चौहान को मिले, बिंद को मिले, केवट को मिले, मल्लाह को मिले, पाल प्रजापति को, मार के बंसी बारी बिहार, सबको मिले। इस पे आपके पास समय नहीं है। तो हक के लिए लड़ना अगर गुनाह है तो भाई मैं तो गुनाह बार बार करूंगा, हक के लिए मानूंगा नहीं। पिछड़ी जाति के बच्चों को छात्रवृत्ति के सवाल पे जब बहस करता हूं तो बजट नहीं है, लेकिन अनुसूचित जाति और सामान्य वर्ग के लिए आपके पास बजट है। ये कहां से लोग आए हैं? ये 54% आबादी के लोग कहां जाएंगे? इनका नेता कोई बोले ना बोले पिछड़ों का, लेकिन ओम प्रकाश राजभर तो जरूर बोलेगा भाई। कुछ दिनों पहले ही आपका एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें आप कुछ ज्यादा बीजेपी को बोल गए थे, कुछ अपशब्द। ऐसा कुछ नहीं, नहीं, ये कोई फैक्टर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। 13-14 अप्रैल की रात को ही ये तय हो गया था, जब मुख्यमंत्री जी ने एकदम दबाव बनाया कि आप हमारी पार्टी से लड़ जाओ। हमने कहा एक सीट आप दे दो, हम अपनी पार्टी से लड़ेंगे, हमारी पार्टी का झंडा डंडा होगा। उन्होंने कहा कि नहीं, आपको हमारी पार्टी से लड़ना है लड़ो, नहीं तो जाओ। उसी दिन तय हो गया था कि नहीं, साथ नहीं रहना है, ये साथ नहीं रखना चाहते हैं। क्योंकि चुनाव था, वोटिंग थी, इस नाते उस दिन नहीं हटा पाए। अब कल वोटिंग हो गई, आज देखिए बात खुल गई। तो एग्जिट पोल के ठीक बाद ही ऐसा फैसला लिया गया। क्या बीजेपी को आपके बगैर भी यूपी के अंदर अपना भविष्य? बिल्कुल भविष्य है, बीजेपी का भविष्य है, सपा बसपा का भविष्य है। अब तो टाइम आएगा तो न बताएंगे। हम जहां चुनाव लड़े हैं, दुर्भाग्य है कि ये हमको 2 महीना पहले बता दिए होते कि हम आपको एक भी सीट नहीं देंगे तो कुछ और परिदृश्य होता। अब तो समय 3 साल का है ना, 3 साल चला जाएगा, अपना जगाया जाएगा अलग कि देखो ये लोग हैं जो तुमको हिस्सा नहीं देना चाहते हैं, तुम उनके पीछे दीवाने हो, तुम उनको वोट देते हो, तुम इनके लिए अपने अधिकार के लिए लड़ो। तुम्हारे बच्चों को वजीफा कैसे मिले इसके लिए थोड़ा आवाज लगाओ। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने के लिए थोड़ा तेजी करो। गरीबों के बच्चे जो पढ़ रहे हैं प्राइमरी में, उसमें शिक्षा में सुधार कैसे, उसके लिए थोड़ा तेजी करो। अब उनके बीच में चल के अलग जगाएंगे, थोड़ा वो भी चिल्लाएंगे। आगे की राह आपकी क्या रही? अरे अकेले पैदा हुए हैं हम, जुड़वा भाई नहीं है, अकेले। और पार्टी भी बनाए तो सोच विचार के अकेले ही बनाए, फिर अपने लोगों से मंथन चिंतन किए। आज तो करोड़ों लोग हो गए हैं साथ में, कल तक मैं अकेले था, आज तो करोड़ों लोग हो गए हैं। जिसके साथ रण में लड़ने वाले लोग हों, जिसके साथ रण में लड़ने वाला राणा जैसे शक्तिशाली हो, योद्धा, उसको क्या दिक्कत है? धन्यवाद। ये मानते हैं बदले की कार्रवाई है बीजेपी की? तो राजभर यहां पर रिएक्शन देते हुए रोहित चहल एक कोई कमेंट, उन्होंने साफ तौर पर कहा भैया चुनाव हो रहे थे तब तक तो हटाया नहीं, तब तक हमारी तमाम बातें सुनते रहे, मुझे टेंटर हुक्स पे रखा, सीटें दे नहीं रहे थे आप लोग, और उसके बाद जैसे ही चुनाव खत्म हुआ आपने दूध से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। आंचल जी देखिए, जिस तरीके से उनके शब्दों का प्रयोग जो उन्होंने किया चुनाव के दौरान, आप ही के चैनल पे बैठ कर सुन रहा था, आपने भी सुने होंगे, ऐसी ऐसी गालियां बकी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, तो तब तक जूते मारने के बाद सवाल ये हमारा ये था, शायद हो सकता है कि बुद्धि शायद इनको क्या कहते समझ आई, लेकिन नहीं, जनता ने जूते तो इनको जनता मानने लगे चुनाव में। जब इन्होंने जो अपने कैंडिडेट लड़ाए थे, आप जो परिणाम आएंगे इनको सबक समझ आ जाएगा। और बिल्कुल ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, राजनीति का स्तर इन्होंने गिरा दिया। जाति के नाम पे इन्होंने, सर ने बिल्कुल सही बात कही, जातिवाद पे जनता ने इस बार जो उनको चोट करने वाले इनको ध्यान में आ जाएगा। लेकिन अगर करोड़ों इनके समर्थक होते तो इनका ये हाल नहीं होता। तो इसके अंदर आने वाले चुनाव उसमें भी जो ये 4 सीटें, मैं अभी इंडिपेंडेंट जो हम कमेंट्स ले रहे थे वो सबके ले लेते हैं। मनीष अवस्थी,
आपका रिएक्शन कि दो फैक्टर्स जो एग्जिट पोल इशारा कर रहे हैं कि अब की बार एक बार फिर से मोदी सरकार आएंगे तो मोदी ही, क्या लगता है आपको? आजकल चूंकि राजभर अभी ब्रेकिंग आई थी तो एक लाइन मुझे लगता है कि उन पे कहना भी लाजमी हो जाता है। सबसे पहले राजभर का राजपाट चौपट हो गया लेकिन अहंकार नहीं जा रहा। एक दूसरा, जहां तक बात अब हम एग्जिट पोल की करें, एग्जिट पोल में जो मुझे दिखाई देता है, एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रभावी भाषा शैली, मंत्रमुग्ध कर देने वाली बातें, और उसके साथ साथ जो पूरे इस चुनाव में एक ही चीज काम करी है वो है केवल एयर स्ट्राइक, जिसके कारण नरेंद्र मोदी की सरकार वापस आती इन आंकड़ों के जरिए दिखाई दे रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि 23 मई तक ये आंकड़े बीजेपी के लिए गिजा का काम करेंगे। यानी कि आपको लगता है कि एक अगर सिंगुलर फैक्टर है जो 2019 में मोदी को चुनाव जिता रहा है तो वो आपको लगता है एयर स्ट्राइक, राइट? जी, जाहिर सी बात है, राष्ट्रवाद का मुद्दा, और हर आम आदमी ये कह रहा था कि मेरा देश सुरक्षित रहे। ठीक है संजीव तिवारी, दो फैक्टर्स आपको लगते हैं जो मुख्य तौर पर इस तरह का स्वीप दर्शा रहे हैं, एक बार फिर से मोदी सरकार बनवा रहे हैं? देखिए, मैं दो चीजें आपको बताऊंगा। पहला, ये नरेंद्र मोदी जी का चुनाव नहीं था, यह चुनाव जनता का था और जनता ने इस चुनाव को कंटेस्ट किया है। संजीव जी, मोदी के नाम से शुरू, मोदी के नाम पे खत्म। सारे कैंडिडेट जाके, उम्मीदवार जाके कह रहे हैं आप मुझे वोट नहीं दे रहे, आप मोदी जी को वोट दे रहे हैं, आप मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट दे रहे हैं, आप कह रहे हैं जनता का चुनाव था। मैं यही कह रहा हूं कि प्रत्येक जनता अपने आप में नरेंद्र मोदी के रूप में देख रही थी और वह जाकर किसी से उसी तरह से वोट मांगती थी जैसे नरेंद्र मोदी जी मांगते हैं। पहला। दूसरा, मैं दो बातों से एग्री करूंगा मनीष जी की, यह वंशवाद बनाम विकासवाद, भ्रष्टाचार बनाम विकासवाद, आतंकवाद बनाम राष्ट्रवाद, अलगाववाद बनाम राष्ट्रवाद का चुनाव था। और इन दो चुनाव में एक विकास का मुद्दा था, एक राष्ट्रवाद का मुद्दा था, जो इतना महत्वपूर्ण था जिससे जनता ने यह मन बना लिया कि इस बार 300 पार और एक ऐसी मुझे ब्रेक पर जाना है, लेकिन एक क्विक रिएक्शन अजय उपाध्याय से। ये अभी बात करते करते जब बात निकली कि मोदी के नाम से शुरू, मोदी के नाम पे खत्म, इतनी बात मानते हैं आप? ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, देखिए अंचल जी, यदि एक लाइन में जवाब अंचल जी ने एक लाइन का जवाब और 4 लोगों से आप जवाब दे रही हैं। मोदी समर्थक 4-5 बैठा रखा है अपने, यदि सुबह से शाम तक उनकी चालीसा गाना है, आज हर वो आप गाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। 23 तारीख का जो रिजल्ट होगा वो सबके सामने होगा। आज जनता इस देश में है, बताया था एक जनता ने आप अकेला गाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 4-5 लोग बैठा है, पैनल की कोई विश्वसनीयता, पैनल में 5-5 लोग को बैठाएंगे, सिर्फ भाजपा के लोगों को कोई विश्लेषक, कोई वरिष्ठ पत्रकार कोई बना करके और दिन भर चर्चा करनी है। मोदी जी अरे रिजल्ट आ गया है, रिजल्ट आएगा, हम आपके साथ रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है। अजय उपाध्याय जी सुनने के लिए तैयार नहीं है, ब्रेक की अनाउंसमेंट करने के लिए वेट कर रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। तो हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है, क्विक रिएक्शंस ले लेते हैं। हमारे साथ अनिल गोयल जी भी जुड़े हुए हैं। अनिल गोयल जी, सवाल यही उठ रहा है कि ये जब हम भी घरों पर जर्नलिस्ट चर्चा करते हैं, लोगों से पूछते हैं, लोगों से फीडबैक लेते हैं, तो एक होता है प्रो इनकम्बेंसी वोट, जहां पर मोदी सरकार ने अगर बहुत अच्छे काम किए हैं, जैसे एयर स्ट्राइक एक गिनाई बात मनीष अवस्थी जी ने, तो वो एक अलग मसला होता है। लेकिन यहां पर बहुत बड़ा फैक्टर, टीना फैक्टर भी है कि विपक्ष लगातार, आप 23 पार्टियों को मंच पर बुला रहे हैं, लेकिन आप अलग होकर लड़ रहे हैं। आपका नेता कौन है, चेहरा कौन है, और न्यू इंडिया जब जाकर ईवीएम पर बटन दबाएगा तो उसको ये क्लैरिटी चाहिए। ये क्लैरिटी देने में क्या विपक्ष फेल रही है? देखिए आंचल जी, एक बड़ी अच्छी सीधी सी बात समझ लीजिए, ये ना टीना फैक्टर है, ना एक राष्ट्र सुरक्षा का मसला है, सो है ये वोट मिला है डेवलपमेंट के लिए, वोट मिला है, ये वोट मिला है डेवलपमेंट में, जिसको लास्ट आदमी को मिला है। न जाति के ऊपर वोट मिला है, न धर्म के ऊपर मिला है। हर आदमी, चाहे यूथ हो, चाहे किसी भी जाति का आदमी हो, चाहे किसी। अनिल गोयल जी, आई आस्क यू द क्रॉस क्वेश्चन देन। बेरोजगारी, किसानी का संकट, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इतना बड़ा स्लम्प, फाइनेंस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट ये कहती है कि इकोनॉमिक स्लोडाउन की तरफ हम देख रहे हैं। इकोनॉमिक स्लोडाउन की स्थिति में अमूमन ये दुनिया भर के देशों में जब भी स्थितियां आती है, कभी भी प्रो इनकम्बेंसी वोट नहीं होता है, और अगर ऐसा हो रहा है तो ये बहुत बड़ी एक्सेप्शन है। देखिए, मैं एक प्रो इनकम्बेंसी का फैक्टर तो सुन लीजिए। प्रो इनकम्बेंसी है जो बेरोजगारी कह रही है, मुद्रा लोन 5 करोड़ लोगों को मिला है, जो 5 लाख लोगों को आयुष्मान स्कीम के तहत हेल्थ इंश्योरेंस मिला है,
एक गैस कनेक्शंस मिले हैं, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, जहां टॉयलेट्स नहीं है वो मिले हैं, 25 किलोमीटर सड़कें बनी हैं जो जम्मू कश्मीर को जोजिला पास से जोड़ा गया है। ये भी फैक्टर्स हमको देखने होंगे। जहां तक बेरोजगारी का है, स्किल डेवलपमेंट के द्वारा करोड़ों लोगों को 50 लाख से कम लोन दिया गया है। डिजिटल बैंकिंग जनधन के द्वारा आप पूरा मत बोलिएगा, लोगों के पास पैसा पहुंचा, किसानों के पास वो पैसा बगैर किसी करप्शन। आप लोग क्या ब्लिंकर्स लगाई हुई थी ऑपोजिशन ने जब लगातार सरकार ने बोल रही थी कि ये हमारे इतने कदम है, चाहे वो मुद्रा योजना हो, चाहे वो आयुष्मान भारत योजना हो, चाहे वो पीएमजे हो, ये तमाम योजनाएं बीजेपी और मोदी सरकार लेकर आई, लेकिन आप इसमें नुक्स निकालते रह गए, जबकि जनता ने जाकर इन स्कीम्स के ऊपर वोट दे दिया। जी, देश बदल रहा है, देश एस्पिरेशनल हो रहा है। हमने उज्ज्वला योजना में ये किया, हमने इतने इलेक्ट्रिफिकेशन किए, हमने इतने रास्ते बनाए, कहीं नहीं उसने कहा। पूरा रैली, पूरा इलेक्शन बीत गया, सिर्फ राजीव गांधी ने ये किया, इंदिरा गांधी ने ये किया, जवाहरलाल नेहरू ने ये किया, कांग्रेस इतना करप्टेड पार्टी है, ऑपोजिशन के कोई लीडर नहीं है, वहां पे दुर्गा पूजा नहीं होता है, वहां पे सरस्वती पूजा नहीं होता है। अगर उसने इतने सारे काम किए तो उन्होंने बताया क्यों नहीं? नरेंद्र मोदी और अमित शाह कलकत्ता में इतने बार आए हैं, कलकत्ता या पश्चिम बंगाल में कभी भी कोई जनरल इलेक्शन में जवाहरलाल नेहरू के टाइम से पब्लिक है, सब जानती है। कभी भी कोई इलेक्शन में हमने प्रधानमंत्री को इतना बार राज्य में आने में देखा नहीं है। कल रात में किसी से बोल रहा था, वो बोला इलेक्शन छोड़ दो। पिछले 5 सालों में भी कभी नरेंद्र मोदी या कोई भी प्राइम मिनिस्टर ले लीजिए, मनमोहन सिंह ले लीजिए, उसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी ले लीजिए, नरसिम्हा राव ले लीजिए, कोई भी, इंदिरा गांधी ले लीजिए, कोई भी 5 साल में इतने बार राज्य में नहीं आया जितना बार 1 महीने में मोदी आया वेस्ट बंगाल में। और जितने भी रैलीज थे, कहीं पे भी उसने क्या काम किया 5 साल में नहीं बोला। अगर उन्होंने इतना काम किया तो वो उन्होंने बोला क्यों नहीं? क्योंकि उन्हें पता है कि जैसे ये मुद्दा उठाया जाएगा लगातार वेस्ट बंगाल के चक्कर काट रहे थे, कभी भी काम लगाने की कोशिश कर रही थी, तो आखिरकार और अच्छा काम दीदी ने क्यों नहीं किया? क्योंकि वेस्ट बंगाल की फैक्ट्री रहने वाला है। रोहित चहल, व्हेन वी कम बैक आप रिबटल दीजिएगा सुब्रता की बातों का। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। हमारी महा कवरेज लगातार जारी है। Sweat, sanitary pads,